अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो ये है कि बाइपोलर चैलेंज टू बाइपोलरिटी। बाइपोलरिटी को जो चैलेंज मिला था नैम और नियो की सूरत में, तो उसमें हम पहले नैम की बात करेंगे। देखिए, बाइपोलरिटी पे हम पहले बात करें। बाइपोलरिटी क्या होता है? बाइपोलरिटी इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन विच टू स्टेट्स हैव मेजॉरिटी ऑफ मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस इंटरनेशनली और रीजनली। अगर ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें दो पावर्स ने पूरे वर्ल्ड को या किसी रीजन में क्या किया हो, इन मिलिट्री फील्ड में या इकोनॉमिक फील्ड में या कल्चरल फील्ड में उनका एक इन्फ्लुएंस हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बाइपोलरिटी कहते हैं। जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बाइपोलरिटी की, तो इसका मतलब ये है कि जब कोल्ड वॉर के दौरान पूरी दुनिया जो है दो पावर्स के कंट्रोल में थी। अब दो पावर्स का इन्फ्लुएंस था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन का जो है उसके जो है आपस की राइवलरी की वजह से पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई थी, दो पावर ब्लॉक्स में बढ़ गई थी, दो पावर ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई थी। तो उसको हम कहते हैं बाइपोलरिटी या बाइपोलर वर्ल्ड। तो ये जो बाइपोलरिटी थी, ये वो दौर था कि जब पूरी दुनिया दो पोल्स में डिवाइड हुई थी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में, उस बैकग्राउंड में, जो उस वक्त नए जो स्टेट्स दुनिया के नक्शे पे वजूद में आ रहे थे, जो कि पहले कॉलोनी रह चुके थे, यूरोपियन पावर्स के कॉलोनी रह चुके थे, चाहे वो एशिया में थे या चाहे वो अफ्रीका या लैटिन अमेरिका है। ऐसे स्टेट्स जो कि ताज़ा ताज़ा उन्हें आज़ादी हासिल हुई थी, उन्हें इस अलायंस सिस्टम से दूर रहने के लिए एक थर्ड ऑप्शन मिल रहा था। वो ये था कि वो दोनों जो अलायंस सिस्टम्स हैं वो उसका हिस्सा नहीं बन सकते थे। दैट इज दे हैड अ थर्ड ऑप्शन, नॉट टू जॉइन आइदर अलायंस। तो वो थर्ड ऑप्शन नॉट टू जॉइन आइदर अलायंस क्या था? वो था वो जिसको हम कहते हैं नॉन अलाइनमेंट। तो ये जो ऑप्शन, इससे क्या फायदा मिल रहा था इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को? इन्हें ये मौका मिल रहा था कि वो इस अलायंस सिस्टम का हिस्सा ना बन के अपनी जो उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी उनका वो जो है उन मसाइल का वो हल निकाल सकते थे। अगर वो अलायंस सिस्टम का हिस्सा बनते तो फिर उनके जो इकोनॉमिक इश्यूज थे वो वहीं पे रह जाते। तो ये थर्ड ऑप्शन क्या था? थर्ड ऑप्शन वाज टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस, अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो ये थर्ड ऑप्शन उनके लिए फायदेमंद बन रहा था, और इसी थर्ड ऑप्शन के जरिए से वो अपने इकोनॉमिक इश्यूज को भी, उनका भी हल निकाल सकते थे। तो थर्ड ऑप्शंस एक नॉन नैम की सूरत में और न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की सूरत में उनको हासिल हो रहे थे। तो पहले हम नैम पे बात करेंगे कि व्हाट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट। रूट्स ऑफ नैम वेंट बैक टू द फ्रेंडशिप बिटवीन थ्री लीडर्स। पहले तो तीन लीडर्स थे जिन्होंने पहले कोशिश शुरू की, उसके बाद दो और लीडर्स भी इन कोशिश में शामिल हुए थे। ये जो तीन लीडर्स थे ये कौन थे? एक तो यूगोस्लाविया के जो उस वक्त लीडर थे जोसेफ ब्रोज टीटो, जिनको मार्शल टीटो भी कहा जाता है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त के थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसी तरह से मिस्र या इजिप्ट के जमाल अब्दुल नासिर। इन तीनों लीडर्स और उसके अलावा दो और लीडर्स थे। एक तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकार्नो, और घाना जो एक अफ्रीकन स्टेट है वहां के पीएम क्वामी नक्रूमा उनका नाम था। इन पांच लीडर्स की जो सरबराही में इंडोनेशिया की जगह जो बैंडंग है वहां पे एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें बहुत सारी कंट्रीज को दावत दी गई। ये 1955 में ये जो मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग का मकसद असल में यही था कि असल में शुरुआत थी कि नैम के बारे में सोचा जा रहा था। नैम के ताने बाने जो है बुनने की कोशिश की जा रही थी 1955 में। तो इसी वजह से ये जो फाइव लीडर्स हैं इनको नैम के फाउंडिंग फादर्स के तौर पे भी जाना जाता है। दीज फाइव लीडर्स आर कॉल्ड एज द फाइव फाउंडर्स ऑफ नैम। ठीक है, तो ये नैम इसलिए फॉर्मली अगर देखा जाए कि नैम फिर कब वजूद में आ गई, तो असल में नैम की जो फर्स्ट जो समिट हुई थी, जिसको कि जिस समिट पे फॉर्मली नैम को लॉन्च किया गया, दैट वाज इन सितंबर 1961। जब ये फॉर्मली लॉन्च की गई, कहाँ पे? यूगोस्लाविया की जो कैपिटल थी बेलग्रेड, वहां पे इसको लॉन्च किया गया। सो दिस वाज द फर्स्ट समिट ऑफ नैम। और इस पहली समिट में 25 स्टेट्स ने इसमें जो है इस समिट को अटेंड किया था। तो इसका मतलब है कि 25 स्टेट्स को उसमें इनवाइट किया गया था। तो ये तो पहली समिट थी। और अगर हम फिर बाद में देखेंगे कि
ओवर द इयर्स इसकी मेंबरशिप अगर देखा जाए तो वो उससे फिर पहले 25 मेंबर्स से ये मूवमेंट शुरू हुई थी, और फिर आज अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा एक्सपैंड हुई है। अगर हम लेटेस्ट मीटिंग की बात करेंगे कि जो 18th समिट हुई थी 2019 में, अक्टूबर 2019 में, ये अजरबैजान की कैपिटल जो है बाकू में हुई थी। और उस वक्त कितने मेंबर्स शामिल हुए थे? 120 मेंबर स्टेट्स थे जिन्होंने जो इस मीटिंग में हिस्सा लिया था उन्होंने। उसके अलावा 17 और कंट्रीज भी जो थी जिन्होंने एज ऑब्जर्वर कंट्रीज के तौर पे इस मीटिंग में शमूलियत की थी। इस मीटिंग में वो उस मीटिंग में उन्होंने हिस्सा लिया था। तो ये तो इस नैम की बात हुई। तो इसके बाद हम आएंगे कि नैम के पीछे जो असल में जो पॉलिसी है, दैट इज नॉन अलाइनमेंट जो पॉलिसी है, उस पर हम बात करेंगे कि वो पॉलिसी असल में क्या चीज है। नॉन अलाइनमेंट इज अ पॉलिसी विच मीन्स abstention from power politics, keeping away from military alliances and cold war. नॉन अलाइनमेंट क्या है? ये वो पॉलिसी है जिसका मतलब यह है कि आप पावर पॉलिटिक्स से दूर रह रहे हैं, एब्सटेन कर रहे हैं। पावर पॉलिटिक्स क्या है? मतलब ये कि अलायंस सिस्टम, जो मिलिट्री अलायंस सिस्टम्स, जो दो ग्रुप्स बने थे सोवियत यूनियन और यूएसआर की म्यूचुअल राइवलरी की वजह से, जो पूरी दुनिया दो हिस्सों में बन गई थी, बाइपोल दिस पूरी दुनिया एक बाइपोलर वर्ल्ड बन गया था, दो पोल्स में डिवाइड हो गया था। तो इस पावर पॉलिटिक्स से दूर रहना, दिस इज व्हाट वी कॉल एज नॉन अलाइनमेंट, कीपिंग अवे फ्रॉम मिलिट्री अलायंसेस और कोल्ड वॉर से दूर रहना। ये तो बुनियादी मीनिंग है, बेसिक मीनिंग जो है नॉन अलाइनमेंट की। उसके अलावा क्या है? इट स्टैंड्स फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस। जाहिर सी बात है, जो कोल्ड वॉर या जो ये पावर पॉलिटिक्स या जो बाइपोलरिटी था, उसने क्या किया था? उसने पूरी दुनिया को दो राइवल ग्रुप्स में डिवाइड किया था। दुश्मनियों को उसने प्रमोट किया था, उससे दुश्मनियां फैली हुई थी। तो नॉन अलाइनमेंट उसके अपोजिट क्या कर रहा था? ये किस चीज के लिए, किस चीज को सपोर्ट कर रहा था? ये असल में चाहता था कि पूरी दुनिया में जो ममालिक हैं वो पुरअमन तरीके से एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करें। सो इट स्टूड फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस। उसके साथ साथ ये चाहता था कि तमाम ममालिक एक दूसरे के साथ एक्टिवली कोऑपरेट करें। किस किस हवाले से कोऑपरेट करें? पूरी दुनिया में जो है वो वर्ल्ड पीस को कायम करने के लिए वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको सही से निभाएं, उनमें हिस्सा लें, ठीक है, उनसे दूरी इख्तियार ना करें। मतलब यह है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते थे वर्ल्ड अफेयर्स में, लेकिन किस चीज के लिए? अमन को कायम करने के लिए, एक दूसरे में जो है वो कोऑपरेशन, स्टेट्स में आपस में एक्टिवली कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये मकसद था नॉन अलाइनमेंट का। उसके अलावा क्या था? इट मींस एफर्ट टू रिटेन इंडिपेंडेंस। नॉन अलाइनमेंट का क्या मतलब है? और to retain independence of thought, judgment and action by a country without being influenced by either bloc. नॉन अलाइनमेंट का ये मकसद है कि जो हर एक मुल्क जो है वो क्या करे, वो किसी भी इंटरनेशनल इशू पे अपनी एक राय इंडिपेंडेंटली कायम करे, वो किसी पावर ब्लॉक के अफसर में ना आए, बल्कि कोई भी इंटरनेशनल इशू है, कोई भी इशू है, उस पे इंडिपेंडेंटली उस पे अपनी राय कायम करे, उसको जज कर सके ऑन इट्स ओन मेरिट, और अपने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए वो किसी भी इंटरनेशनल इशू पे अपनी राय कायम कर सके। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज, ये है नॉन अलाइनमेंट का मकसद, मीनिंग। इसके बाद हम इस पे आएंगे कि जो नॉन अलाइन मूवमेंट, मतलब वो मूवमेंट जो इस पॉलिसी की बुनियाद पे जो एक मूवमेंट वजूद में आई, पॉलिसी को जिन कंट्रीज ने इख्तियार करके जो है तहरीक एक एस्टेब्लिश की थी, एक मूवमेंट एक बनाई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई थी नॉन अलाइन मूवमेंट की सूरत में। उस नॉन अलाइन मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या मकासद थे नॉन अलाइन मूवमेंट? तो नंबर 1 क्या था? अपोजिशन टू एंड एबॉलिशन ऑफ इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। तो पहली चीज तो ये थी कि पहली चीज क्या थी इसमें कि अपोजिशन टू अपोजिशनलिज्म, एक पॉलिसी ये है कि मुल्क की सरहद को बढ़ाना, मुल्क के जो बॉर्डर्स है उनको बढ़ाना। वो कैसे बढ़ाया जाता है? जब बाकी मुल्कों को अपने कब्जे में लाया जाता है। ठीक है, ये एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी ऑफ इंपीरियलिज्म होता है कि आप मुल्क की सरहदों को बढ़ाना, मतलब यह है कि बाकी मुल्कों को अपने कब्जे में लाना। ठीक, तो ये जो आइडियोलॉजी है इसकी मुखालिफत, इसकी अपोजिशन नैम कर रहा था, क्योंकि यही वो आइडियोलॉजी थी जिसकी वजह से पूरी जो एशिया एंड अफ्रीका में जो यूरोपियन पावर्स थे उन्होंने अपनी कॉलोनीज कायम की थी, बाकी मुल्कों को अपना गुलाम बनाया था, जिसको हम कहते हैं कॉलोनियलिज्म। तो कॉलोनियलिज्म असल में क्या है? इट इज द रिजल्ट ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म जो आइडियोलॉजी है उसका रिजल्टेंट क्या था? कॉलोनियलिज्म।
तो नैम जो है वो इस इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म की मुखालफत करता था। वो चाहता था कि इस आइडियोलॉजी को जो है वो अबॉलिश किया जाए, इसको खत्म किया जाए। क्योंकि नैम किसमें बिलीव करता था? इट बिलीव्ड इन सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये इक्वलिटी में बिलीव करता था। जाहिर से पता है कॉलोनीज में क्या, कॉलोनियलिज्म में क्या था कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पे कब्जा करता था और वहां के लोगों को अपना गुलाम बनाता था। तो दिस कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म वाज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ इनइक्वालिटी। वहां पे असल में इनइक्वालिटी जो है की बुनियाद थी। इंपीरियलिज्म की बुनियाद जो थी दैट वाज इनइक्वालिटी। सो नैम वाज अपोज्ड टू दिस इंपीरियलिज्म बिकॉज एंड कॉलोनियलिज्म बिकॉज दिस वाज बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी। तो नैम किसको प्रमोट कर रहा था? नैम इक्वलिटी को प्रमोट कर रहा था, नैम फ्रीडम ऑफ ऑल नेशंस को प्रमोट कर रहा था। क्योंकि इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म की वजह से बहुत सारे नेशंस जो है वो गुलाम बने हुए थे, उनकी आजादी सल्ब की गई थी, उनकी आजादी छीनी गई थी उनसे। तो मेन ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स जो है, इंपॉर्टेंट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नैम वाज अपोजिशन टू एंड एबॉलिशन ऑफ इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म बिकॉज नैम बिलीव्ड इन सेल्फ डिटर्मिनेशन, नेचुरल इक्वालिटी एंड फ्रीडम ऑफ ऑल नेशंस। नंबर सेकंड जो एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसका नैम का था दैट वाज प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जैसे मैंने पहले ही कहा कि नैम का असल मकसद था कि पूरी दुनिया के अमन को कायम किया जाए, इंटरनेशनल पीस को कायम किया जाए, इंटरनेशनल पीस को प्रमोट किया जाए, ठीक है, पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाए। क्योंकि जो कोल्ड वॉर था उससे हर एक मुल्क जो है इनसिक्योर फील कर रहा था और दुनिया के अमन जो है वो उसको नुकसान पहुंच रहा था आर्म्स रेस की सूरत में। इस वजह से नैम वाज अगेंस्ट दिस कोल्ड वॉर, नैम वाज अगेंस्ट दिस पावर पॉलिटिक्स। इस वजह से जो मकसद था नैम का दैट वाज प्रमोशन ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। एक और ऑब्जेक्टिव जो है नैम का वो क्या था? अपोजिशन एंड एन एंड टू अपार्थीड एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ रैशियल डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि हमें मालूम है कि जो अफ्रीकन स्टेट्स वगैरह जो थे वहां पे जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो वहां पे रैशियल डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिस करते थे, जिसको हम, आपको मालूम होगा कि साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक्स थे उनको कमतर समझा जाता था। उनके जो कॉलोनियल मास्टर्स थे, जो गोरे वहां पे हुकूमत करते थे, उन्होंने वहां के जो असल में जो बाशिंदे थे जो कि नीग्रोज थे या हम कहते हैं कि उनकी वो ब्लैक्स थे, उनको कमतर समझा जाता था। उनके साथ नस्ली इम्तियाज जो है बरता जाता था कॉलोनियल मास्टर्स की तरफ से। उस नस्ली इम्तियाज को, उस रैशियल जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी वहां पे, उसको अपार्थीड के नाम से जाना जाता है। तो नैम ऐसी किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के की मुखालफत करता था, वो अपार्थीड की मुखालफत करता था। और इसके अलावा भी जिस किसी फॉर्म में रैशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस की जाती थी, नैम उसको अपोज करता था। एक और जो ऑब्जेक्टिव था नैम का दैट वाज टोटल डिसआर्मामेंट थ्रू द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। जैसे कि आपको मालूम है कि कोल्ड वॉर की वजह से आर्म्स रेस शुरू हो गई थी, न्यूक्लियर वेपन्स स्टॉक पाइल हो रहे थे। इसलिए नैम चाहता था कि डिसआर्मामेंट की कोशिश की जाए, इन वेपन्स को खत्म करने की, जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इनको खत्म करने की कोशिश की जानी चाहिए। क्योंकि ये वेपन्स इन्होंने पूरी दुनिया को एक हम कह सकते हैं कि एक आतशफशा बनाया था जो भी कभी भी फट सकता था। इट वाज ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया एक असलहे के ढेर पे जो है बैठी हुई है और जो कभी भी फट सकता था। इसलिए नैम क्या कर रही थी? नैम चाहती थी, नैम का ऑब्जेक्टिव था कि डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की कोशिशों को प्रमोट किया जाए, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के जो स्टेप्स हैं उनको प्रमोट किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। एक और जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था दैट वाज रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटी अमंग डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। जैसे कि पूरी दुनिया जो है वो, उसमें एक तो वो थे कि डेवलप्ड कंट्रीज थे, वो कंट्रीज जिन्होंने पहले बाकी दुनिया को अपना गुलाम बनाया हुआ था, अपनी कॉलोनी बनाए हुए थे। तो ये इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इन गुलाम मुल्कों से वहाँ के मिनरल्स और वहाँ के जो इम्पोर्टेंट जो वहां से उनको मैदनियत वगैरह, उनको वो कहाँ ले जाते थे? अपने मुल्क में ले जाते थे। और ये जो गुलाम मुल्क थे, ये बिल्कुल इनकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है बहुत खराब हुई थी, जिस वजह से दुनिया में क्या था, ये जो कॉलोनियल मास्टर्स थे ये डेवलप हो गए थे, ये डेवलप्ड कंट्रीज की सूरत में सामने आए थे। और वो मुल्क जिन पे कब्जा किया हुआ था वो बहुत ही गरीब थे, वो डेवलपिंग कंट्रीज की, जिनको हम डेवलपिंग कंट्रीज कहा कहते हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं। उससे ये हुआ था कि दुनिया में जो कंट्रीज थी वो दो हिस्सों में बढ़ गए थे, डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये एक फर्क था उसमें। तो इस फर्क को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे नैम। ठीक है, वो चाहते थे कि इस फर्क को खत्म की, जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है दोनों ग्रुप्स के दरमियान, उसको भी खत्म किया जाए।
जो ज्यादतियां अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के साथ हुई है, उन ज्यादतियों को खत्म करने का बेड़ा उठाया था नैम ने। उसके साथ साथ एक और जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू एडवोकेट पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। नैम ये भी चाहता था जो भी बैन अक़वामी जो डिस्प्यूट्स हैं, जो है कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इश्यूज हैं, उनको पुरअमन तरीके से हल किया जाए, बजाय इसके कि उनको जंग की जो है उनको थ्रू वॉर्स हल करने की कोशिश की जाए। उससे बेहतर ये नैम समझता था कि उनको पुरअमन तरीके से ऐसे किसी भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट को हल किया जाए। एक और ऑब्जेक्टिव जो था, दैट वाज क्रिएशन ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इस पे हम जब हम न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर पे बात करेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या था। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव था नैम का कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एस्टैब्लिश किया जाए और मुल्कों के दरमियान कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाए, एनकरेजमेंट ऑफ कोऑपरेशन अमंग नेशंस। और उसके साथ साथ जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये था कि टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ये भी नैम के ऑब्जेक्टिव्स में था कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और माहौल को, जो एनवायरनमेंट है, उसको पोल्यूट होने से बचाया जाए। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे नैम के। अच्छा, इसके बाद हम आएंगे डिफरेंस बिटवीन नॉन अलाइनमेंट एंड आइसोलेशनिज्म। जो नॉन अलाइनमेंट है, ये जो पॉलिसी है, इसको उस दौर में, चूंकि एक नई पॉलिसी थी, इस वजह से जो मगरबी तज्जियाकार थे, जो एनालिस्ट थे, या जो क्रिटिक्स थे, वो सही से इस नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को नहीं समझते थे। इस वजह से वो इनको इस पॉलिसी को रिलेट करते थे जो उससे पहले पॉलिसीज दुनिया में किसी मुल्क ने इख्तियार की थी, जैसे आइसोलेशनिज्म एक पॉलिसी थी या न्यूट्रलिटी एक पॉलिसी है। तो वो इनको इस नॉन अलाइनमेंट को आइसोलेशनिज्म से या न्यूट्रलिटी से रिलेट करते थे। लेकिन नॉन अलाइनमेंट आइसोलेशनिज्म नहीं था, नॉन अलाइनमेंट न्यूट्रलिटी नहीं था। तो क्या था ये, पहले हम देखेंगे कि आइसोलेशनिज्म किसको क्या है। देखिए, आइसोलेशनिज्म मींस रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर्स। आइसोलेशनिज्म का मतलब होता है कि आप दुनिया के मामलात से बिल्कुल अपने आप को अलग थलग रखें। You will not interfere, you will not participate in any of the issues of world affairs. उसका मतलब होता है आइसोलेशनिज्म। जैसे अगर हम आइसोलेशन की एग्जांपल दें, तो यूनाइटेड स्टेट्स की अगर फॉरेन पॉलिसी देखी जाए, जब यूनाइटेड स्टेट्स जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1787 में, जब उनको आज़ादी हासिल हुई थी, तब से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने आप को दुनिया के मामलात से अलग थलग रखा था। तो ये जो पॉलिसीज उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ने तैयार की थी, इसको हम कहते हैं पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म। लेकिन इसके बरस अगर देखा जाए तो नॉन अलाइनमेंट आइसोलेशनिज्म नहीं था। नॉन अलाइनमेंट इज नॉट आइसोलेशनिज्म, क्योंकि हम देखते हैं कि नॉन अलाइंड कंट्रीज, अगर हम बहुत से नॉन अलाइंड कंट्रीज, खासतौर पर अगर हम इंडिया की बात करें, कि इट प्लेड एन एक्टिव रोल इन मीडिएटिंग। नॉन अलाइंड कंट्रीज दुनिया के मामलात से अपने आप को अलग थलग नहीं रखते थे, बल्कि वो दुनिया के मामलात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। अगर हम मिसाल देखेंगे कि अगर कोरियन क्राइसिस की बात करेंगे, तो उस वक्त इंडिया था, उसने काफी अहम किरदार उसमें अदा किया था कि जो राइवल पार्टीज हैं उनको समझाने की कोशिश की गई थी। या इसी तरह से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की अगर हम बात करेंगे, तो उसमें नैम कंट्रीज ने एक अहम किरदार अदा किया था। दोनों पार्टीज को समझाने की कोशिश की गई थी, ताकि कोरियन जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है वो किसी जंग में जो है वो तब्दील ना हो जाए। तो इसका मतलब है कि वर्ल्ड अफेयर्स में नैम कंट्रीज एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो दिस इज नॉट व्हाट वी कॉल एज आइसोलेशनिज्म। तो ये तो यह है कि आइसोलेशनिज्म से किस तरह से नॉन अलाइनमेंट अलग है। अब अगर हम न्यूट्रलिटी से देखेंगे कि न्यूट्रलिटी से किस तरह से नॉन अलाइनमेंट अलग है, देखिए, नॉन अलाइनमेंट न्यूट्रलिटी भी नहीं है। क्यों नहीं है? न्यूट्रलिटी किसको हम कहते हैं? न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि जब दो मुल्कों के दरमियान जंग होती है, तो उसमें अगर तीसरा मुल्क उस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट वॉर वो कोई उसमें हिस्सा नहीं लेता है, ठीक है, तो मतलब है कि न्यूट्रलिटी रेफर्स प्रिंसिपली टू अ पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वॉर। आप उस जंग से अपने आप को अलग रखते हैं, ठीक है। स्टेट्स प्रैक्टिसिंग न्यूट्रलिटी आर नॉट रिक्वायर्ड टू हेल्प एंड ए वॉर। जो ये न्यूट्रलिटी प्रैक्टिस करते हैं, वो जंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वॉर वो कोई हिस्सा नहीं, ना वो उस वॉर को खत्म करना चाहते हैं, खत्म करने में कोई हिस्सा लेते हैं, ना वो उस वॉर में किसी एक ग्रुप को, जो दो मिसाल के तौर पर अगर दो मुल्क एक दूसरे के खिलाफ जो है वो जंग कर रहे हैं, तो वो दो में से किसी को सपोर्ट नहीं करेगा, ना वो उस जंग को खत्म करने की कोशिश करेगा, ना वो उस जंग में किसी एक का फरीक बनेगा। इस पॉलिसी को हम कहते हैं पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी, ठीक है। लेकिन इसके बरखलाफ देखें हम
कि और एक और चीज ये कि न्यूट्रलिटी में वो ये भी नहीं कोई अपना टेक भी अपना स्टैंड भी नहीं लेते हैं कि ये वॉर जो है वो सही है या गलत है। वो उसमें किसी भी तरह का जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते। उसके बरक्स अगर हम देखेंगे जो नॉन अलाइंस स्टेट्स है वो खुद भी बहुत सारी जंगों का हिस्सा बने हैं। ठीक है, बहुत सारी वजूहत की वजह से नॉन अलाइंस स्टेट्स में जो है वो जंग का हिस्सा बने भी हैं। और इसके अलावा वो जो बहुत सारी जंगों में उन्होंने एज मीडिएशन का भी किरदार अदा किया है। दैट मीन्स वो जंग के हवाले से न्यूट्रल नहीं रहे हैं। जैसे कोरियन क्राइसिस में इंडिया जो है अगर जो पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट को सपोर्ट कर रहा था या इख्तियार उसने की थी, लेकिन फिर भी कोरियन क्राइसिस के हवाले से उसने अपना रोल प्ले किया कोरियन क्राइसिस को खत्म करने में। इसी तरह से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में भी जो नॉन अलाइन कंट्रीज हैं उन्होंने रोल अदा किया था। वो न्यूट्रल उसमें नहीं रहे थे, लेकिन बल्कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया था अमन को बहाल करने के लिए। तो इसका मतलब है कि नॉन अलाइनमेंट इज आल्सो नॉट व्हाट वी कॉल एज न्यूट्रल। क्लास में हम न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर पे